सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपये 95 पैसे और डीजल 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी भिजवा दी। लाहौर में कुकिंग ऑयल 29 रुपये इजाफे से 296 रुपये फी लीटर हो गया। धागे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद की सूतन मंडी में 30 सिंगल धागे का बैग 28,000 के बजाय 30,000 रुपये में फरोख्त होने लगा। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात की परेशानी मजीद बढ़ गई है। इसी बारे में शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग से पावर लूम सेक्टर शदीद मुश्किलात का शिकार है। कई रोज से जारी लोड शेडिंग की वजह से पावर लूम्स मालिकान का करोड़ों का नुकसान होने लगा है। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सनती सेक्टर शदीद मुश्किलात से दो चार है। इसी बारे में फजील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। कराची स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है। धरने में मौजूद खवातीन ने सर्दी से बचने के लिए लकड़ियां जला रखी हैं। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर, बताएगा क्या सूरत हाल है धरने की अभी? जी, स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से धरने को आज 5वां रोज़ शुरू हो चुका है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं खवातीन धरने के कैंप में मौजूद हैं। रात के इस पहर में वो सर्दी की वजह से हाथ सेक रहे हैं और यहीं पर वो सोने की तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ खवातीन से बातचीत करते हैं। आप ये बताइएगा कि 5 रोज़ हो चुके हैं, रात यहीं रुकेंगे आप लोग? हाँ जी, आज रात भी इधर रुकेंगे। 5 दिन हो गए हैं हम लोगों को। हम 5 दिन से इधर ही बैठे हुए हैं। हमको अपना हिसाब नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, भले हमें 1 महीना भी लग जाए। बच्चे कहते हैं कि जो 10 दिन के बाद भी हमारे से घर खाली करवाए जाएंगे तो क्यों ना हम अपने घर के लिए यहाँ बैठे और हमें घर मिले। जब हमने 3-4 रातें यहाँ गुजारी तो 5वीं रात भी हम गुजार लेंगे। चेयरमैन स्टील मिल्स हैं, उनकी जानिब से अब तक किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया है। 5वां रोज़ शुरू हो चुका है और ये शिकवे शिकायतें करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि जिस तरीके से उनकी जानिब से वादे किए जाते थे कि जब हुकूमत में आने के बाद वो वादों पर काम नहीं हुआ, करोड़ों नौकरियाँ देने की बातें की गई, मगर उनका ये कहना है कि इनका माशी कत्ल किया जा रहा है, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। शुक्रिया आपका। कराची ज़िला गरबी की मजीद 7 यूसिस में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। औरंगी टाउन के 4 यूसिस में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे राहिल बेग से। राहिल बेग, बताइएगा। कराची ज़िला गरबी की 3 सब डिवीजन की मजीद 7 यूसिस में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सब डिवीजन औरंगी टाउन और यूसी 4 मोहब्बत नगर, जबकि यूसी 11 दाता नगर, यूसी 12 मुजाहिदाबाद और यूसी 13 बलोच क्रूज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जाएगा। जबकि सब डिवीजन मोमिनाबाद की बात की जाए तो इसमें भी 3 यूसीज को स्मार्ट लॉकडाउन होगा, जिसमें 5, 6 और 8 यूसीज शामिल है। इसी तरह से सब डिवीजन मंगोपीर के लिए 3 यूसीज 5, 6, 8 में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जाएगा। जिला गरबी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सिफारिश पर ये डिस्ट्रिक्ट गरबी के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये लॉकडाउन का निफाज किया गया है। लॉकडाउन का निफाज 15 जनवरी की शाम से 29 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराया जाएगा, जिसमें मास्क को लाजमी करार दिया गया है और गैर तौर पर आप घरों से बाहर ना निकलें और जितनी भी कोरोना SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना लाजिम करार होगा। ठीक है राहिल बेग, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी ने कराची में आज से धरनों का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात और वफाकी हुकूमत के कराची के साथ नाराबा सलूक पर शहर भर में धरने दिए जाएंगे। इसमें कराची की आधी आबादी खा ली गई है और उस आबादी को जो है सामने लाकर कहा गया है कि इसी को कबूल कर लो, इसी को मंजूर कर लो और तुम्हारी किस्मत में यही है कि सन 81 से लेकर आज तक हमारी मर्दमशुमारी के साथ यही सलूक हो रहा है। कराची ने क्या किया है कि ये सब मिलकर कराची की आबादी को खा जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का हक है कि उनको दुरुस्त गिना जाए और वो सारी पार्टियां भी जो अब इस पर बात कर रही हैं, मैं तो हैरान हूं, वो तो सब शरीक रहे हैं सारे इख्तिदार में इस खेल में। इसलिए जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब हुकूक कराची तहरीक को हम तेज करेंगे। कल नर्सरी स्टॉप पे इंशाल्लाह धरना होगा। फिर उसके बाद 16 तारीख को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैदरी और 5 स्टार चौरंगी पे एहतिजाजी मार्च भी होगा, धरना भी होगा, फैमिली धरना होगा। फिर उसके बाद अलादीन पार्क पर 17 तारीख को धरना होगा। फिर 23 तारीख को करीमाबाद चौरंगी पे धरना होगा। 22 जनवरी को पूरे शहर में हम
एहतजाज करेंगे। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान ने कराची के इलाके गुलशन की रौनकें जल्द बहाल करने की नवीद सुना दी है। कहते हैं वज़ीर आज़म ने जहां जहां तरक्याती फंड दिया वहां जरूर लगाएंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। समझी साजिश के तहत, मिली भगत के तहत इसको उजाड़ा गया। ये इदारे उस टाइम खामोश थे, इदारे खामोश तमाशाई बने थे जब यहाँ पर इस पार्क की सरिये चोरी हो रहे थे, इस पार्क के बेंच लाइट्स चोरी हो रही थी। पिछले 2 साल से इस हलके में हर माफिया से लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। आज खुशखबरी ये कि हमारी लड़ाई के साथ साथ हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का दिया गया ये तोहफा जो तरक्याती कामों की शक्ल में कि हम इनको बाहर भी निकाल रहे हैं और साथ में इन लोगों को मुतबादिल भी दे रहे हैं, साथ में इन लोगों को पार्क की शक्ल में मुतबादिल दे रहे हैं, एक फैसिलिटी दे रहे हैं। कराची में तुर्क कौंसल खाने की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान हमारे दिलों में एक ख़ास मकाम रखता है। कहते हैं कि दोनों ममालिक हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि तुर्क कंपनीज ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। मुंतकली टेक्नोलॉजी पर मबनी कंपनीज का खैर मकदम करते हैं। तकरीब में डीजी रेंजर्स, तुर्क सफ़ीर और तुर्क कौंसल जनरल ने भी शिरकत की। लाहौर की अदालत ने कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। बाबर आजम पर इल्जाम लगाने वाली हमजा मुख्तार का 2018 में दिया गया वीडियो बयान भी सामने आ गया। अपडेट करेंगे आपको। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे को धुंध की वजह से बंद किया गया है। इस्लामाबाद से बल्कसर भी मोटरवे धुंध की वजह से बंद है, जबकि कौमी शाहराह पर उकाड़ा के तमाम इलाकों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि साहिवाल और हड़प्पा में भी शदीद धुंध बरकरार है, जिसकी वजह से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। लाहौर और गिरदोनवाह में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। लाहौर से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे को धुंध की वजह से बंद किया गया है। इसके अलावा इस्लामाबाद से बल्कसर भी मोटरवे धुंध की वजह से बंद है। कौमी शाहराह पर उकाड़ा के तमाम इलाकों में धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। पाकिस्तान की मारूफ मुसव्विरा हाजरा मंसूर के फनपारों की नुमाइश कराची की आर्ट गैलरी में मुनक़िद की गई, जिसमें मुगलिया आर्ट और जदीद आर्ट को कैनवस की जीनत बनाया गया। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। कराची में आर्ट सिटी गैलरी में मुल्क की मारूफ मुसव्विरा हाजरा मंसूर के फनपारों की नुमाइश सजाई गई। इस्लामाबाद से आई मारूफ मुसव्विरा ने ऑयल पेंट के जरिए सिन्फ़े नाजुक के एहसासात की अक्कासी की। नुमाइश में फन मुसव्विरी से दिलचस्पी रखने वालों ने शिरकत की, वहीं गैर मुल्की भी फन पारों की तारीफ किए बगैर न रह सके। It's beautiful. I love the colors. It seems very traditional and just very impressive all around. इतना डिटेल काम ये करती हैं कि इसको दिल चाहता है कि ज़रूर ये हमारे घर की दीवारों की में इसके लगेंगे। मुसव्विरा हाजरा मंसूर का कहना था कई सालों बाद कराची में नुमाइश का इनेकाद किया गया है। कराची की जानिब से मिलने वाली मोहब्बतों पर शुक्रगुजार हूँ। क्रिएटिव काम के फेवर में हूँ और इसमें मैं टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दिया है। मैंने जो मेरी तकरीबन 50-55 साल की ये रियाजत समझ लो, ये मैंने इसमें किया है और मेरा जो काम है मेरी अपनी पहचान है। ये हाजरा मंसूर के मीडियम वाटर कलर ऑफ कोर्स वेरी 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 डेलिकेट। पेंटिंग्स में कहीं मुगलिया दौर की झलक तो कहीं सिन्फ़े नाजुक के जज्बात को कैनवस की जीनत बनाया गया। पाकिस्तान की सीनियर मुसव्विरा ने मुगलिया आर्ट और आज के जदीद अंदाज को वाटर कलर से हम आहंग किया। कैमरामैन दानियाल सैयद के साथ राहिल बेग, 24 न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम्स ने कार्रवाई की है। बैरून मुल्क से मोबाइल फ़ोन की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। इस कार्रवाई का मजीद अहवाल जानेंगे उस्मान जावेद से। उस्मान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महकमा कस्टम ने कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क से मोबाइल फोन की बड़ी खेप की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। कौमी एयरलाइन की परवाज PK 134 के जरिए दुबई से इस्लामाबाद मोबाइल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई।
دوران اسکریننگ 7 مسافروں کے سامان سے 1360 موبائل فون اور 14 آئی پیڈ برآمد ہوئے۔ محکمہ کسٹم نے سامان ضبط کر کے مسافروں سے تحقیقات شروع کر دی۔ محکمہ کسٹم کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ضبط کیے گئے موبائل کی قیمت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے، جبکہ کارروائی اسسٹنٹ کلیکٹر اسلام آباد ایئرپورٹ اور ان کی ٹیم نے کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ برطانیہ کا بھارت سے کشمیریوں پر لگائی گئی تمام تر پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ برطانوی محکمہ انصاف کے وزیر رابرٹ بکلینڈ نے کہا ہے کہ بھارت دہلی میں موجود برطانوی ہائی کمیشن کی ٹیم کو مقبوضہ کشمیر کے دورے کی اجازت دے۔ برطانوی ہائی کمیشن خود مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ بھارت سے دوستانہ ماحول میں انسانی حقوق پر موجود تشویش پر بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مطالبہ ویسٹ منسٹر ہال میں اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے کشمیر کی سیاسی صورتحال پر مباحثے کے دوران کیا گیا۔ گزشتہ ایک ہفتے میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں پر ظلم و ستم اور زرعی قوانین کو رد کرنے پر بحث کی جاتی رہی ہے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقوان اور گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز داتا دربار پناہ گاہ پہنچ گئے۔ وہاں مقیم افراد کے مسائل معلوم کیے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ گوہر اعجاز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فرینڈز آف لاہور شہر میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقوان اور گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز نے داتا دربار پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے پناہ گاہ میں مقیم افراد سے مسائل دریافت کیے، کھانے کا معیار چیک کیا اور وہاں موجود افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ فرینڈز آف لاہور کے تحت شہر کے 17 مقامات اور لاہور کے 4 بڑے ہسپتالوں میں مریضوں کے تیمارداروں کو کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس فلاحی منصوبے میں حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ گوہر اعجاز نے پرعزم انداز میں کہا کہ وہ لاہور میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ جس کو ہم فرینڈز آف لاہور کہتے ہیں، اور بھی بہت جگہ کام کر رہی ہے جنہوں نے اس کا انتظام سنبھالا۔ ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی لاہور میں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیں گے۔ فردوس عاشقوان اور گوہر اعجاز نے پناہ گاہ انتظامیہ کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ پی ٹی ایم 9 فروری کو حیدرآباد میں میدان سجائے گی۔ اپوزیشن کا جلسہ ہٹڑی بائی پاس پر گراؤنڈ میں منعقد ہوگا۔ جلسے میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز سمیت پی ٹی ایم کے دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ علی حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ علی حمزہ بتائے گا 9 فروری کو یہاں میدان سجایا جائے گا؟ جی بالکل، حیدرآباد ہٹڑی بائی پاس کا یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر بڑے بڑے سیاسی اور تاریخی جلسے ہوتے رہے ہیں۔ 9 فروری کو پی ڈی ایم ذرائع کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر میدان سجایا جائے گا جہاں پر بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان سمیت جو دیگر مرکزی قائدین ہیں پی ڈی ایم کے، وہ اس سے خطاب کریں گے اور بڑا اور تاریخی جلسہ ہونے کا امکان اور دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی جانب سے میزبانی کی جائے گی اور جنوری کے مہینے میں بھی مختلف اوقات میں اس جگہ کے دورے بھی کیے جائیں گے اور حتمی طور پر شکل دینے کے بعد جلسے کا اعلان کیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ حیدرآباد میں بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور پی ڈی ایم بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ ٹھیک ہے علی حمزہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی نے جواب جمع کرا دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کے ذمہ دار امریکی کمپنیز کے ایجنٹس ہیں۔ پی ٹی آئی اس سے پہلے ممنوعہ فنڈنگ سے انکار کرتی رہی ہے۔ اسلام آباد سے ذیشان بھٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پی ڈی ایم کا 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج۔ الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے احتجاج سے ایک دن قبل 18 جنوری کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو پارٹی فنڈنگ کیس میں طلب کر لیا۔ مسلم لیگ نون کو دن 12 بجے جبکہ پیپلز پارٹی کو دن 2 بجے اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پی ٹی آئی کے جمع کرائے گئے جواب کا جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی نے صرف پی ٹی آئی امریکہ کی ایل ایل سی سے منتقل فنڈز وصولی کی تصدیق کی تھی۔ پی ٹی آئی کو دوبارہ 20 جنوری کو بلایا گیا ہے۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی کی سماعت کے بعد میڈیا کو بتایا کہ تحریک انصاف نے امریکہ میں 2 کمپنیاں الیکشن کمیشن سے چھپائیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ان 2 کمپنیوں کی 59756160 یو ایس اے ایل ایل سی پی ٹی آئی جو عمران خان کے دستخطوں سے رجسٹر ہوئی ہے امریکہ میں۔ یہ 2 کمپنیاں الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھی گئی ہیں
ये इलेक्शन कमीशन से छुपाई गई थी। अकबर एस बाबर का कहना था कि सऊदी अरब से पैसा तो हुंडी के जरिए आ सकता है। हमने जो सबूत दिए हैं उसकी आज तक तहरीक इंसाफ ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन मसलहतों और दबाव का शिकार है। ज़ीशान भट्टी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वावडा की जानिब से नाअहली केस में जवाब जमा न कराने पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वफाकी वजीर जवाब जमा कराने से क्यों शर्मा रहे हैं। फैसल वावडा को 8 फरवरी तक आखिरी मौका दे दिया गया। एहतशाम के आने की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वाडा पर बरहमी का इजहार कर दिया। अदालत ने जवाब जमा करवाने के लिए 8 फरवरी तक आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वाडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील फैसल वाडा ने मौकफ अपनाया कि फैसल वाडा ने दरख्वास्त खारिज करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ख्वाजा आसिफ केस में फैसला मौजूद है। फैसल वाडा को जुलाई 2023 तक की तारीख दे देते हैं। कहा था कि फैसल वाडा अदालत में जवाब जमा करवाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि फैसल वाडा का रवैया दुरुस्त नहीं। 8 से 10 समातें हो चुकी हैं। ये नोटिस की कॉपी काबीना को भेज देते हैं, वहीं से जवाब आ सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या फैसल वाडा दोहरी शहरियत रखते थे। उन्होंने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी। फैसल वाडा के वकील ने मौकफ अपनाया कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए, मैं इस अदालत को मुतफरिक दरख्वास्त पर मुतमईन करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पहले भी आपने ही वक्त मांगा था। अदालत ने रिमार्क्स दिए फैसल वाडा ने झूठा बयान कैसे दिया। अमरीकी शहरियत ली तो पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को ये मामला खुद ही देख लेना चाहिए था। अदालत ने केस की समाअत 8 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने तहरीक इंसाफ में टूट फूट का दावा कर दिया। कहती हैं वजीर आजम ने सानेहा मच के मजलूमों के सर पर हाथ नहीं रखा। नैब को काला कानून करार देते हुए शाजिया मरी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे। वो कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू कर रही थी। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि बड़ा हमेशा जाके हाथ रखता है और कुछ ना वो कर सके वो हाथ जरूर रखता है, लेकिन इस बड़े ने ना तो हाथ वहां सरों पे जाकर रखना गवारा किया, बल्कि उसमें से एक फैमिली को शायद या 2 को वहां पर एक कॉलेज के कंपाउंड में बुला लिया। नैब ने हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। नैब बनाया ही इस मुल्क में सियासत को कमजोर करने के लिए, जमहूरियत की जड़ें हिलाने के लिए था। नैब सिर्फ उन लोगों को पहले तो सबको पकड़ लेगा, उसके बाद उसको छोड़ेगा जिसको कि कहा जाएगा कि छोड़ दो, अब इस पे हमारी शफकत का हाथ पड़ने वाला है। ये आपके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पर सियासी गेम बनाने के लिए नैब जैसा एक मैं कहूँगी कि काला इदारा, काला कानून लाया गया जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। हुकूमत ने अपोजिशन को इस्लामाबाद में एहतजाज करने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत इस्लामाबाद में अपोजिशन के एहतजाज की राह में कोई रुकावट नहीं डालेगी। कहते हैं कि मौलाना हलवा खाते हैं, उन्हें पिज्ज़ा नहीं हलवा ही देंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एहतजाज की इस्लामाबाद में बिल्कुल देखें इजाजत है जो बिल्कुल हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ट्वीट किया है। तो कोई इशू ही नहीं, इजाजत दे रहे हैं या नहीं दे रहे, रिजर्वेशन तो नहीं हो रहे। बिल्कुल 19 तारीख की रुकावट तो नहीं होगी, नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जो आप हवाला दे रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए वो तो उस मामले में कि एक ऐसी जगह मुख्तस होनी चाहिए जिसमें के जो भी मुजाहिरीन है वो आके वहाँ पे अपना बात कर सकते। आप चाय पानी का इंतजाम करेंगे मौलाना फजल रहमान के लिए? हमें भी कर लेने दें। वही जिस तरह उन्होंने कहा कि अभी नन्नन को भी चाय दी थी, तो ये तो हमारे नहीं, उन्होंने कभी वो हलवा के आदी हैं, उनको हलवा देंगे। बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए की अदायगी पर कौमी असम्बली की अमूर खारजा कमेटी ने नोटिस दे लिया। अमूर खारजा कमेटी ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तलब कर लिया। कौमी असम्बली की उमूर खारजा कमेटी का इजलास 18 जनवरी को तलब किया गया है। बरतानवी निजी फर्म ब्रॉडशीट को 450 करोड़ रुपए की अदायगी पर कौमी असम्बली की उमूर खारजा कमेटी की जानिब से नोटिस दे लिया गया, जबकि कमेटी ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को भी तलब कर लिया है। कौमी असम्बली की उमूर खारजा कमेटी का इजलास 18 जनवरी को तलब कर लिया गया है।
ہم اس ملک کے شہری ہیں، سیاست کرنا آئینی حق ہے، کوئی ہمیں کیسے اس حق سے محروم رکھ سکتا ہے۔ مدارس کے طلبہ نے وزیر اعظم کے نام پیغام جاری کر دیا۔ طلبہ کا پیغام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس میں طلبہ کا کہنا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، سیاست کرنا آئینی حق ہے، کوئی ہمیں کیسے اس حق سے محروم رکھ سکتا ہے۔ مدارس کے طلبہ نے وزیر اعظم کے نام اپنا پیغام جاری کیا ہے۔ طلبہ کا یہ پیغام سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا ہے۔ میں عمران خان سے کہتا ہوں کہ میرے پاس پاکستان کی نیشنلٹی ہے، تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ووٹ کاسٹ کروں اور اپنے حق کی جنگ لڑوں۔ پاکستان مذہب اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا اور سیاست اسلام ہے۔ ہم اسلامی سیاست بھی کریں گے اور اپنے آئینی جمہوری حقوق کے اصول کے لیے احتجاجی تحریک کا حصہ بھی بنیں گے۔ ہم آزاد شہری ہیں، ہم سے ہماری حریت اور آزادی اظہار کا حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں یہ دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ان تمام سے اپنے آپ کو زیادہ تر پاکستانی ثابت کرا سکتا ہوں۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ طلباء کو اپنے آپ کو تعلیم تک محدود رکھنا چاہیے، خواہ ان کا تعلق مدارس سے ہو، خواہ ان کا تعلق سکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے ساتھ ہو، تاکہ ان کے تعلیمی معیار میں کوئی کمی نہ آئے۔ لیکن جہاں تک قانون کے دائرے میں پرامن انداز میں اپنی کسی رائے کا اظہار ہو، تو جیسے ملک کا آئین اوروں کو اجازت دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ملک کے شہری ہیں۔ کسی بھی ملک میں دو قانون نہیں ہوا کرتے، ایک ہی قانون ہوا کرتا ہے، اور جہاں کہیں بھی کوئی فیصلے امتیازی یا جانبدارانہ انداز میں ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں حکومت نے تاحال ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ جب کوئی وہ بات کریں گے پھر اس صورت میں انشاءاللہ اس پر کیا حکومت کا نقطۂ نظر ہے، جب وہ تفصیل سے سامنے آئے گا تو ہم بھی انشاءاللہ اس موضوع پر اس موقع پر بات کریں گے۔ دیگر خبریں شامل کریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اینگرو کیمیکل کی جانب سے 3 ارب روپے کی نئی سرمایہ کاری کر دی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیراتی شعبے میں تیزی کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری مثبت انداز میں جاری ہے۔ اسی بارے میں حبیب خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اینگرو کیمیکلز کی جانب سے ترجیحی شیئرز کے اجرا کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز سی ای او اینگرو پولیمرز اور ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج نے روایتی گھنٹی بجا کر کیا۔ اینگرو پولیمرز اینڈ کیمیکلز نے 3 ارب روپے مالیت کے ترجیحی شیئرز کا اجرا شروع کر دیا۔ سی ای او اینگروز جہانگیر پراچا کہتے ہیں حکومت کی تعمیراتی پیکیج سے کاروبار کو فروغ ملے گا۔ ہمارے بزنس کا بہت ہیوی ایک ڈیپینڈنس ہے کنسٹرکشن سیکٹر کے ساتھ، جو گورنمنٹ کا یہ کنسٹرکشن پیکیج آیا ہے وہ بھی ہمارے بزنس کو کافی اس کا فائدہ ہوگا۔ سی ای او عارف حبیب گروپ شاہد علی حبیب نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں ریٹینرز بڑھانے کے لیے مزید سرمایہ کاری آنی چاہیے۔ مارکیٹ میں ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، بیکاز مارکیٹ ابھی سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ ابھی ہمارے لو رینج میں ہے، اور موسٹ آف دی ایکسپیکٹیشنز یہی ہے کہ یہ مئی جون تک یہی رہے گا، تو مارکیٹ میں لوگ فکس انکم سے موو کر کے ایکویٹیز کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی ایکویٹی مارکیٹ میں ایک انفلو آنا شروع ہوتا ہے۔ سرمایہ کاروں کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ میں شرح سود میں کمی کے سبب تیزی ہے، تاہم مارکیٹ کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا چاہیے۔ کیمرہ مین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، 24 نیوز کراچی۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز۔